हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेक्शन बी टॉपिक पढ़ेंगे। सेक्शन बी के अंदर हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है। इस सेक्शन के अंदर जितनी भी साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में बताया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलता है और इसीलिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वेव मैकेनिक्स। लेट्स से हमारे पास एक वेव है, ये मीन पोजीशन है। किसी भी वेव का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। एक वेव अपने मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डेविएट होती है, इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव का जो अपर कर्व होता है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो वेव का लोअर कर्व होता है इसे हम ट्रफ कहते हैं। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। हमने सीखा क्रेस्ट क्या होता है। द अपर कर्व ऑफ वेव इज नोन एज क्रेस्ट। ट्रफ का क्या मतलब है? द लोअर कर्व ऑफ वेव इज नोन एज ट्रफ। What is the meaning of amplitude? The maximum deviation of a wave from mean position is known as amplitude. So how can we define wavelength? Distance between one crest and one trough is known as wavelength. और अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें वन वेव कंप्लीट होती है। तो हम इसे बोल सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम टी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, और इसको हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। हर्ट्ज का सिंबल होता है Hz। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 यूनिट डिस्टेंस। तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी यूनिट आती है मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव वेलोसिटी की। वेव वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव बाय विच इट प्रोपगेट्स इन अ मीडियम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन बनता है कि इस वेव वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और वी कैन से दैट v is equal to nu lambda. In case of light, हम v को c सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं c is equal to nu lambda, और we can say that nu is equal to c upon lambda, or we can say that lambda is equal to c upon nu. अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी बताई है 1368 किलोहर्ट्ज। इसे हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है
10⁻³ हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। सो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन अभी हमने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग हो जाता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻³। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से हमारे पास आंसर आता है दिस मच मीटर्स। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो क्योंकि ये रेडियो स्टेशन की वेव्स हैं और इसीलिए हम इसे रेडियो वेव्स की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। सो वी कैन से दैट दिस फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू रेडियो वेव्स। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है वेवलेंथ की वैल्यू है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, दैट इज 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। क्वेश्चन में हमसे वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो अभी हमने पढ़ा है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, दैट इज 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻10। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आता है दिस मच मीटर इनवर्स। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू है 5800 इंटू 10⁻⁻10। यहां से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी यूनिट आती है दिस मच हर्ट्ज। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। क्योंकि आप जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 400 इंटू 10⁻⁻9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें आंसर मिलेगा दिस मच हर्ट्ज। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर एक और कलर बताया है, रेड कलर की हमें वेवलेंथ बताई है, दैट इज 750 नैनोमीटर। सो रेड कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू है 750 नैनोमीटर, दैट इज 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। इसका मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 750 इंटू 10⁻⁻9 और यहां से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और यूनिट हो जाएगी दिस मच हर्ट्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम वेव मैकेनिक्स पे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वेव्स कितने टाइप की होती हैं। जनरली वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती हैं मैटर वेव्स एंड सेकेंड होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। इसका मतलब विदाउट मीडियम ये वेव प्रोपगेट नहीं हो सकती। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं मैटर वेव्स ये किस तरह से मूव करती हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक सोर्स है, ये एक रिसीवर है और बीच में मटेरियल के पार्टिकल्स हैं। सोर्स सबसे पहले एनर्जी मटेरियल पार्टिकल्स को प्रोवाइड करता है, फिर ये मटेरियल पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को देते हैं एनर्जी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर होती है और ऐसे ट्रांसफर करते करते फाइनली एनर्जी रिसीवर तक पहुंचती है। इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए। ऐसी वेव जिसमें मटेरियल पार्टिकल के थ्रू एनर्जी सोर्स से रिसीवर तक ट्रांसफर होती है इसे मैटर वेव्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसी वेव्स जिसमें हमारे पास सोर्स है, ये रिसीवर है और बीच में मटेरियल पार्टिकल्स हैं, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर सोर्स से रिसीवर तक डायरेक्ट होता है, मटेरियल पार्टिकल्स की कोई नीड नहीं होती है।
ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैटर वेव्स का अगर हम डिस्कशन करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं साउंड वेव्स, हाइड्रो वेव्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो इसके एग्जांपल्स होते हैं विजिबल लाइट, एक्स रेज, यूवी लाइट, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स, गामा रेज। ये जितनी भी रेज हमने बताई हैं इन सभी रेस को चलने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वेव सोर्स से निकलती है और रिसीवर तक पहुंचती है और मटेरियल पार्टिकल के थ्रू इनका ट्रांसफर नहीं होता है। अब अगर हम इन सभी वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं तो हमें कलेक्शन ऑफ वेव्स मिलता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं तो इस कलेक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप देखें यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और यहां पे वेवलेंथ है। अगर हम यहां देखें तो यहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁻⁴, यहां वैल्यू है 10⁻², यहां वैल्यू है 10⁻⁴, यहां वैल्यू है 10⁻⁶, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास वैल्यू है 10⁻20, 10⁻22, 10⁻24। तो हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हमने अभी पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब वेवलेंथ को देखते हैं। यहां हमारे पास वेवलेंथ है 10⁻8, अब हो जाती है 10⁻6, 10⁻4, 10⁻2। ऐसा करते करते वेवलेंथ आ रही है 10⁻12, 10⁻14, 10⁻16। इसका मतलब हुआ वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमने बताया अगर हम फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी वेव्स को अरेंज कर लेते हैं तो जो कलेक्शन मिलता है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम से हमें सीखने को मिलता है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है लेकिन उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इसी तरह से जो गामा रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी वेवलेंथ बहुत कम है। बीच में जो ये रीजन है इस रीजन को विजिबल लाइट कहते हैं, जिसको जूम करके अलग से दिखाया गया है। विजिबल लाइट रेड कलर से लेकर वॉयलेट कलर तक वेरी करती है। यहां हमने अभी न्यूमेरिकल भी किया था और इस बात को समझा था कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। तो इस तरह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन सभी को अगर हम एक साथ अरेंज कर लें तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से बुलाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर रिसर्च करी और सभी वेव्स में कुछ कॉमन पॉइंट सामने आए। इन सभी पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं नंबर 1, जितनी भी ईएम वेव होती हैं इनसे एसोसिएटेड एनर्जी होती है और इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब सभी वेव से जुड़ी हुई एनर्जी है और इस एनर्जी का ही ट्रांसफर सोर्स से रिसीवर तक होता है। इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी के नाम से बुलाया जाता है। जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं उन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में हम सीखते हैं कि ईएम वेव की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो ईएम वेव की डायरेक्शन x डायरेक्शन में होगी। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर रन करती है। फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं कि जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं वो सभी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं और स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सभी पॉइंट्स को कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं, लेकिन इस पॉइंट के ड्रॉबैक भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, ये थ्योरी हमें ये नहीं बताती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे रन होता है। दूसरा ड्रॉबैक,
ये थ्योरी हमें ये नहीं बताती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होता है। इन सभी ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखकर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लैंक, और उन्होंने न्यू थ्योरी बनाई जिसे बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट सेम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में भी हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वेव चलती है उससे जुड़ी हुई एनर्जी होती है और इस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। सेकंड पॉइंट, ये जो रेडिएंट एनर्जी है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा की प्लूरल फॉर्म होती है क्वांटम। तो इन केस ऑफ विजिबल लाइट हम क्वांटा को बोलते हैं फोटोन, और फोटोन की प्लूरल फॉर्म होती है फोटॉन्स। थर्ड पॉइंट में हम सीखते हैं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसका मीनिंग बनता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और वी कैन से दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लेना होता है जिसे हमें आरएचएस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। सिंस हमने पढ़ा है न्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, सो वी कैन से दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर सभी बातों का मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन और क्वांटा, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर्स, और H का मीनिंग होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट होती है जूल्स इंटू सेकेंड। फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर रेडिएंट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है और टोटल पैकेट्स n तक दिए गए हैं तो इसका मतलब टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पैकेट्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आती है E is equal to n times of h nu, or we can say that E is equal to n times of hc by lambda, where n का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी को फाइंड आउट करना है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमें 1 मोल वैल्यू बताई गई है तो n की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है दैट इज न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सो फॉर्मूला लगाते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h न्यू। n की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और फ्रीक्वेंसी हमें बताई है 5 इंटू 10⁻14। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी यूनिट होगी जूल्स। अब इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है अ 25 वॉट बल्ब। सो वॉट पावर की यूनिट होती है तो हमें पावर की वैल्यू दी है दैट इज 25 वॉट। वेवलेंथ की वैल्यू बताई है दैट इज 0.57 माइक्रोन मीटर। सो लैम्डा हो जाता है 0.57 माइक्रोन मीटर। हमसे कहते हैं रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, तो हमें टाइम बताया है दैट इज 1 सेकेंड। सो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, और वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां से एनर्जी की वैल्यू आती है पावर इनटू टाइम। इसका मतलब होता है energy is equal to 25 watt into 1 second, that is 25 joules. Using Planck's quantum theory, we can say that energy is equal to n times of hc by lambda, क्योंकि अभी हमने एनर्जी निकाल ली है दैट इज 25 जूल्स। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू है 6.626 10⁻34 और c की वैल्यू होती है 3 10⁻8। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है दैट इज 0.57 माइक्रोन मीटर,
और माइक्रोन मीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻⁶। यहां से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और इसी को बोलेंगे दिस मच क्वांटम पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में इतने क्वांटम का फ्लो होगा। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ एमिशन। आई होप आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जैसा कि नाम से सजेशन मिलता है, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हम सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेट्स से मान लेते हैं ये हमारे पास एक मेटल की प्लेट है। इस मेटल की सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस लाइट की एनर्जी होगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, और वी कैन से दैट एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से बुलाते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को E0 से डिनोट करते हैं। समटाइम्स इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं, और इसे W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum amount of energy required to eject an electron from the surface of the metal। एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है E0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। यहाँ पे E0 का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बनती है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं E0 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या क्रिटिकल वेवलेंथ के नाम से बुलाते हैं। इसकी डेफिनेशन बनती है the maximum wavelength required to eject an electron from the surface of the metal is known as critical wavelength और threshold wavelength। अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वेवलेंथ में मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कि इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम E0 लिख रहे हैं। लेट्स से इस वैल्यू को अभी समझने के लिए हम 100 जूल मान लेते हैं। अगर इस पर 80 जूल की लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जब तक 100 जूल की एनर्जी इसे नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा। सिमिलरली अगर इस पर 90 जूल की लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगेन आंसर इज नो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि मिनिमम एनर्जी 100 जूल चाहिए। लेट्स से इस बार 100 जूल एनर्जी लाइट इंसिडेंट होती है, तो इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने 100 जूल ही माना है और 100 जूल लाइट ही इंसिडेंट होती है। यस, इस बार इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन सोचिए अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट एनर्जी 120 जूल हो जाती है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? सबसे पहले 100 जूल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी। रिमेनिंग 20 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तब इसका नाम हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया? सबसे पहले हमने E एनर्जी दी जो खर्च हुई E0 में, एंड रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है लेकिन कभी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी 0 नहीं हो सकती। तो पहले हम E एनर्जी देते हैं जो E0 में यूटिलाइज होती है, एंड रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट, और वी कैन राइट इट एज h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h को कॉमन ले लेते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। इस बार c कॉमन ले लिया तो बन गया एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये सभी काइनेटिक एनर्जी निकालने के फॉर्मूला होते हैं। तो हम कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा minus 1 upon lambda naught, or we can say that v square is equal to twice of hc by m into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught, or we can say that velocity is equal to twice of hc by m into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught, इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट। इस तरह से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो भी फॉर्मूला आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिखाए गए हैं उसमें आप याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये है, और इस फॉर्मूला से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो ये सभी फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट फॉर्मूले को याद रखना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और इससे न्यूमेरिकल्स करना भी हमारे लिए इजी होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, और इस पे जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालें, तो इसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। सो वी कैन से दैट h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। h की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34। न्यू की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। हम इसे लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻34, कॉमन ले लेते हैं 10⁻14, अंदर वैल्यू बचती है 10 माइनस 7, सो वी कैन राइट इट एज 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14 इंटू 3। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस मच जूल्स। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। सो लैम्डा की वैल्यू है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। इसका मीनिंग हो जाता है 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8 divided by 300 into 10⁻⁹ meters। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमारे पास ये आंसर जूल में आएगा। क्वेश्चन में हमें आगे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल। इट मीन्स ये एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन हमें एनर्जी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स। 1 मोल का मतलब होता है Na इलेक्ट्रॉन्स, is equal to 1.68 into 10⁵ joules। So हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.68 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। यहां से जो एनर्जी निकालेंगे
वो एनर्जी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से दैट ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज दिस मच जूल्स, माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज दिस मच जूल्स। दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी जिसकी यूनिट जूल्स में होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। इसका मतलब हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। इट मींस हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, और वी कैन से दैट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय ई नॉट। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू टेंस पावर माइनस 34, सी की वैल्यू है 3 इंटू टेंस पावर 8, और ई नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज जूल्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी मीटर्स में। तो हमने सीखा किस तरह से हम क्रिटिकल वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ की वैल्यू बताई है लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू टेंस पावर माइनस 7 मीटर्स। हमें वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू नॉट, जिसे हम ई नॉट भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू बताई है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू टेंस पावर माइनस 34, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू टेंस पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू आती है 4 इंटू टेंस पावर माइनस 7। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा जूल्स में। लेकिन क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई करा है कि ये वैल्यू हमें ईवी में निकालनी है। तो ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन होता है 1 ईवी इक्वल्स 1.6020 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल्स। ऑल्दो ये वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हर बार न्यूमेरिकल में ये वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है। सो इसका मतलब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 1.6020 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल से, तो आंसर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी कैन से दैट दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी हमने डेरिवेशन सीखा था। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। E की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हैं, और E नॉट की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, दैट इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को सिंप्लीफाई करके हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बता सकते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो अब इसे वापस जूल में कन्वर्ट करना होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.6020 इंटू टेन पावर माइनस 19 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। सो वेलोसिटी हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को जूल्स में रखना होगा, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड आएगी। हम वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को पहले जूल में कन्वर्ट कर लिया है। अब मास किसका रखेंगे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए मास भी हमें इलेक्ट्रॉन का रखना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मास आपको याद होना चाहिए।
9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट हम लेंगे, तब जाके हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर की। मैटर की दो नेचर होती हैं। एक नेचर होती है जिसे हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर, और दूसरी नेचर होती है जिसे हम बोलते हैं वेव नेचर। इसका मतलब किसी भी मटेरियल पार्टिकल में जिसमें मास होता है उसमें डेफिनेटली उसकी एक पार्टिकल नेचर होती है, और अगर उसमें मास होता है तो उसमें मूवमेंट भी होता है, और इसका मतलब उसमें वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है। अगर किसी मटेरियल पार्टिकल में मास होता है तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोजीशन को हम एक्स सिंबल से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर किसी मेटेरियल पार्टिकल में वेव नेचर होती है तो इसका मतलब उसमें कुछ मूवमेंट होता है, और मूवमेंट को हम वेलोसिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी मेटेरियल पार्टिकल में वेलोसिटी होती है इट मींस उसमें मोमेंटम भी होता है, और मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू m इंटू v। इस ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को समझाने के लिए दो थ्योरीज हमारे पास हैं। पहली थ्योरी का नाम होता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरी थ्योरी होती है de Broglie इक्वेशन। तो बात करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हेजनबर्ग ने बताया कि अगर हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसके मोमेंटम की वैल्यू अनएक्यूरेट आती है। सिमिलरली अगर हम मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं तो उसके पोजीशन की वैल्यू अनएक्यूरेट आती है। ऑल्दो इन दोनों अनएक्यूरेट वैल्यूज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन कम से कम h/4π के इक्वल या उससे बड़ा आता है। So we can say that it is impossible to measure both position and momentum of a material particle simultaneously. However, if an attempt is made to measure one of the property, the other becomes inaccurate. The product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than or equal to h/4π. तो इसका मीनिंग हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से जिसे हम डेल्टा पी लिखते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट कम से कम h/4π के इक्वल या उससे बड़े आते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, और वी कैन से दैट डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोमेंटम का मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर मोमेंटम अनएक्यूरेट आ रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी अनएक्यूरेट आ रही है। मास कभी अनएक्यूरेट नहीं आ सकता क्योंकि मास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं वेयर डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग ये इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक दोनों तरह के पार्टिकल्स पे वैलिड होनी चाहिए, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये इक्वेशन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल होती है। तो हम कह सकते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बताया है दैट इज फोटोन, जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू बताई है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कहते हैं कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। डेल्टा वी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बताया गया है और इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ऑलवेज
greater than or equal to h upon 4 pi. So we can say that delta x into m delta v is equal to h upon 4 pi. न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू इस साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x. इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं. 6.626 इंटू टाइम्स पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14. मास की वैल्यू है 9.1 इंटू टाइम्स पावर माइनस 31 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 इंटू टाइम्स पावर माइनस 10. इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो मीटर पर सेकेंड्स में होगा. अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम्स. तो मास की वैल्यू हम लिख सकते हैं 40 ग्राम्स. क्योंकि हम एम के सिस्टम में बात कर रहे हैं इसलिए इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 40 इंटू टेन पावर माइनस 3 किलोग्राम्स. इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बताई गई है 45 मीटर पर सेकेंड और साथ में बताया है कि एक्यूरेसी लेवल है 2%. तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाती है 2% ऑफ वी. दैट इज 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 45. इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.9 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में हमसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा गया है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है. अब अप्लाई करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू इस साइन को इक्वल टू लेके भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. सो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाती है h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा वी. फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं दैट इज 6.626 इंटू टेन पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14. मास हमें बताया गया है 40 इंटू टेन पावर माइनस 3 और डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है दैट इज 0.9. इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा जिसकी यूनिट मीटर्स में होगी. आई होप आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे. और अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट थ्योरी जिसका नाम है डे ब्रॉगली इक्वेशन. ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने बताया कि जब भी कोई वेव चलती है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद वेव is always inversely proportional to its momentum. इसका मतलब lambda is inversely proportional to p. Or we can say that lambda is equal to h upon p. Proportionality हटाने के लिए ब्रॉगली ने कांस्टेंट लिया है h जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बुलाते हैं. सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया lambda is equal to h upon p और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. वेयर सभी सिंबल्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. लैम्डा को बोलते हैं डे ब्रॉगली वेवलेंथ. h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. m का मीनिंग होता है मास ऑफ पार्टिकल. v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड p का मतलब होता है मोमेंटम. अब इसका डेरिवेशन सीखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने सीखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. Energy is equal to h into frequency or we can say that energy is equal to hc by lambda. Let it be first equation. According to Einstein equation हमने सीखा energy is equal to mc square. Let it be second equation. अगर हम दोनों इक्वेशन को क्लब कर लें so we can say that mc square is equal to hc by lambda or we can say that m into c is equal to h upon lambda or we can say that lambda is equal to h divided by m into c. Since mass into c मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब हुआ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. क्योंकि h एक कांस्टेंट होता है तो हम इस कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं और कह सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p.
In other words, we can say that wavelength is inversely proportional to momentum, और इसी को बोलते हैं de Broglie इक्वेशन। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है वेवलेंथ, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमें मास की वैल्यू बताई है, दैट इज 0.1 किलोग्राम्स, और हमें वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। डे ब्रॉगली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास हमें बताया गया है 0.1 किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करने पर लैम्डा की वैल्यू आएगी और जिसकी यूनिट होगी मीटर्स। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड आउट करना है। हमें वेवलेंथ की वैल्यू बताई है, दैट इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। यहां पे वर्ड यूज हुआ है फोटोन, जिसका मतलब होता है सनलाइट के केस में हम फोटोन वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू को स्पीड ऑफ लाइट रखा जाएगा, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डे ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। मास इज इक्वल टू h डिवाइड बाय वेलोसिटी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है। h की वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वेलोसिटी की वैल्यू हमें स्पीड ऑफ लाइट ही रखनी है, क्योंकि फोटोन वर्ड यूज हुआ है, जो कि लाइट के केस में वैलिड है। 3 इंटू 10⁸ इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 3.6 इंटू 10⁻⁻10। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से हमारे पास मास ऑफ फोटोन आएगा, जिसकी यूनिट किलोग्राम्स होगी। आई होप आपको सेक्शन बी पे बेस्ड जितनी थ्योरीज हैं एंड न्यूमेरिकल्स हैं समझ में आए होंगे। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन सी की। थैंक यू।